नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की एकदम असली बुनियाद की। वो जगह जहां से भारत की कहानी शुरू होती है। और ये है आर्टिकल्स 1 से 4 तक। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है। ये तो वो नींव के पत्थर हैं जो बताते हैं कि भारत आखिर है क्या और इसकी बनावट कैसी है। अच्छा, एक सवाल है। अगर कोई पूछे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना कहाँ से शुरू करे, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? अरे फंडामेंटल राइट्स से, है ना? पर क्या सच में कहानी वहां से शुरू होती है? नहीं, सच तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की असली नींव, उसकी फाउंडेशन आर्टिकल्स 1 से 4 में है। यही तो वो आर्टिकल्स हैं जो हमें बताते हैं कि भारत क्या है, इसकी बाउंड्रीज कैसे बदल सकती हैं और नए स्टेट्स कौन और कैसे बना सकता है। तो चलिए इस नींव का पहला पत्थर उठाते हैं। आर्टिकल 1। ये वो आर्टिकल है जो भारत को डिफाइन करता है। इसका नाम क्या है, इसका इलाका कितना बड़ा है, सब कुछ। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बस इतनी सी लाइन, पर इसमें दो बहुत ही गहरी बातें छिपी हैं। देखिए, आर्टिकल 1 असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला तो ये कि देश के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। और हाँ, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। दूसरा पिलर है हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन नहीं। और तीसरा, ये भारत की टेरिटरी को डिफाइन करता है, जिसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और वो इलाके भी शामिल हैं जो भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। ये एक ऐसा यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल। किसी भी स्टेट को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब देश की एकता सबसे ऊपर है, पीरियड। इसे समझने के लिए अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है जो अलग अलग स्टेट्स के बीच एक अग्रीमेंट से बना, पर भारत एक यूनियन है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, खास तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने, जानबूझकर फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि ये बात एकदम साफ हो जाए कि भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का हक बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 2 पर। ये आर्टिकल हमें बताता है कि अगर भारत को अपनी सीमाओं से बाहर कोई नया इलाका शामिल करना हो, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका क्या है? तो आर्टिकल 2 सीधा सीधा पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में नए स्टेट्स को शामिल कर सकती है या नए स्टेट्स बना सकती है। और मजे की बात यह है कि इसकी शर्तें भी पार्लियामेंट ही तय करेगी। यहाँ पर एक बात गांठ बांधने वाली है। आर्टिकल 2 सिर्फ और सिर्फ उन टेरिटरीज पर लागू होता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, मतलब कोई बाहरी फॉरेन टेरिटरी। तो आर्टिकल 2 हो गया बाहर से किसी को शामिल करने के लिए। लेकिन अगर देश के अंदर ही नक्शा बदलना हो तो उसके लिए हमारे पास है एक बहुत ही पावरफुल टूल, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, सुनिए। पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकती है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज बदल सकती है, और तो और किसी स्टेट का नाम तक बदल सकती है। अब इन चारों पावर्स को याद रखना बड़ा आसान है। एक छोटा सा निमोनिक है, ABNA। ए से एरिया, B से बाउंड्री, N से नेम और A से एडिशन ऑफ अ न्यू स्टेट। सिंपल। लेकिन रुकिए, इसका एक प्रोसेस है। ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। फिर प्रेसिडेंट उस बिल को उस स्टेट के पास भेजेंगे जिसकी बाउंड्रीज बदल रही हैं, उनकी राय जानने के लिए। पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्लियामेंट उस स्टेट की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब फाइनल से किसका है? पार्लियामेंट का। इसका सबसे ताज़ा और बड़ा एग्जाम्पल तो हम सबने देखा है। 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो वो आर्टिकल 3 के तहत ही हुआ था। तो ये आर्टिकल सिर्फ किताबों में नहीं है, ये असल में काम करता है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 4 पर। ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असल में हमें बताता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव किए जाते हैं उन्हें कानून का रूप कैसे दिया जाता है। आर्टिकल 4 की सबसे बड़ी बात यह है कि वो साफ साफ कहता है आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत बनाए गए कानून कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बदलावों के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, जो आर्टिकल 368 के तहत होती है। नहीं, इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है। मतलब जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा की हाँ काफी है।
जाहिर है इससे ये पूरा प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। इसे याद रखने का एक मज़ेदार तरीका है एक सिंपल सा मैथ फॉर्मूला। 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 368। मतलब आर्टिकल 2 और 3 के कामों के लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन चारों आर्टिकल्स को मिलाकर हमें क्या समझ में आता है? एक ही बात, एक ही कोर कॉन्सेप्ट मजबूत होता है और वो है एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या खूब कहा है, एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी एक ऐसा संघ जिसे तो तोड़ा नहीं जा सकता, पर जिसके अंदर के राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल बट स्टेट्स आर नॉट। तो चलिए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल 1, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2, बाहर से नए स्टेट्स को शामिल करना। आर्टिकल 3, अंदर के स्टेट्स का नक्शा बदलना। और आर्टिकल 4 ये बताता है कि आर्टिकल 2 और 3 के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। बस। तो ठीक है, यूनियन की बनावट तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये उठता है कि इस यूनियन का हिस्सा कौन है? मतलब कौन हैं वो लोग जो इस यूनियन के हैं? कौन है भारत का नागरिक? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले एनालिसिस में, जहां हम बात करेंगे सिटीजनशिप की, यानी नागरिकता की। आर्टिकल्स 5 से 11 तो जरूर मिलिएगा।